Greetings everyone, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हिटलर मरा कैसे, मरा ही क्यों, हिटलर था कौन, पावर में कैसे आया, सोवियत यूनियन और हिटलर तो एक टाइम पे दोस्त थे, एकदम से दुश्मन कैसे हो गए, हिरोशिमा और नागासाकी में बम क्यों गिरे। आज ये इन सब के आंसर हम सबको मिलेंगे। और आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वर्ल्ड वॉर 2। मैं हूँ यशवर्धन सिंह, कानपुर उत्तर प्रदेश से। एंड चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 को जानने के लिए हम लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 को भी तो जानना पड़ेगा। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के समय का ये मैप है जर्मनी का। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 में मतलब आपने सुना होगा कि नाजी जर्मनी थर्ड राइक था। तो फिर फर्स्ट और सेकेंड राइक थे कौन। देखिए, फर्स्ट राइक कहते हैं होली रोमन एम्पायर को, सॉरी, और सेकेंड राइक कहते हैं जर्मन एम्पायर को, बिस्मार्क के बाद वाले एम्पायर को। बिस्मार्क ने जो बनाया था प्रशिया वगैरह को और जितने भी अलग अलग एम्पायर्स थे उन सबको जोड़ के। तो जर्मन एम्पायर जो था ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ता है और ये मेन प्लेयर था। मतलब वो तो अलग कहानी है कि बाल्कन सर्ब्स की और ऑस्ट्रियो हंगेरियंस की लड़ाई होती है, लेकिन बाद में जर्मनी भी जुड़ जाते हैं, अलायंसेस क्योंकि थे, और फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे, बट जर्मन एम्पायर ने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी। और जो सेकेंड राइक जिसको जर्मन एम्पायर भी कहते हैं, इसको हटा दिया गया और एक नई कंट्री स्टैब्लिश हुई जिसको कहते हैं वाइमार रिपब्लिक। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी ना, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। क्या दर्द हुआ होगा उस टाइम कि आपका देश का नाम ही बदल दिया गया, राजा रानी सब गए, कुछ भी नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पर, और क्या अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई, करेंगे क्या, लोगों के पास जॉब नहीं है। हम ये सब इन सब के कारण जानेंगे। लेकिन जर्मन एम्पायर को हटा दिया गया और एक नया देश एस्टैब्लिश हुआ जिसको कहते हैं वाइमार रिपब्लिक। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जो साइन हुई थी, उसने ये बोला कि जो वाइमार रिपब्लिक है ना, जो नया देश आएगा वाइमार रिपब्लिक, वो इतनी फोर्स भी ना रख ले कि वो दूसरे देशों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे। वाइमार रिपब्लिक उतनी ही फोर्स रखेगा, अपनी आर्मी रखेगा, जिससे उसकी सिक्योरिटी चल जाए बॉर्डर की। भैया बस बॉर्डर सुरक्षा से बस आपकी आर्मी इतनी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रखना, वरना हम लोग अटैक कर देंगे, वापस ये सब आ जाएगा। वेरी लिमिटेड मिलिट्री, लिमिटेड रखो भैया मिलिट्री, उससे ज़्यादा ना रखियो वरना अटैक हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 लेड टू द फॉल ऑफ 4 किंगडम्स। 3 का डायरेक्टली फॉल हुआ और 1 का इनडायरेक्टली फॉल हुआ। एक इनडायरेक्टली जिसका फॉल हुआ था वो रशियन एम्पायर था, आपको पता होगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, और फिर ये सब पूरी कहानी है। 3 किंगडम्स जिनका डायरेक्टली फॉल हुआ, जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, हम लोगों ने जान लिया। और नेशनलिस्ट जो थे ऑल ओवर यूरोप। देखिए, नेशनलिज्म, देशभक्ति, कौन देशभक्त नहीं बनना चाहेगा, लेकिन जब आपके देश के ऊपर अटैक हो जाए और फिर देश के ऊपर अटैक हो रहा है और फिर आपके देश को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है या फिर आपका देश हार जाता है, तो फिर आपको दुख तो होगा ही, है ना। तो फिर लोग देशभक्त इस टाइम बहुत ज़्यादा बनने लगे और ये आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नेशनलिस्ट पूरे यूरोप में बनने लगे। तो फिर आप जैसा कि देख सकते हैं, जो लोग पर्पल में हैं वो लोग हैं सेंट्रल पावर्स या फिर एक्सिस पावर्स, और जो ग्रीन में है वो लोग हैं एलाइड पावर्स या फिर जिनको एंटोंटे पावर्स भी कहा जाता है। तो फिर ये लोग हैं पर्पल में, आप देखिए जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं कि आप जर्मनी को देख पा रहे होंगे, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर है और फिर ऑटोमन एम्पायर है। और यहाँ पर आप सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो जो है, और रशिया, और फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को आप देख पा रहे होंगे, ये सब है एलाइड पावर्स। बाद में जाके यूएस भी आ जाते हैं। अब हिटलर कौन था, उसका राइज कैसे हुआ, पीछे आप उसकी हिटलर को देख पा रहे होंगे, इसका राइज कैसे हुआ, ये था कौन यार, था कौन ये। हिटलर एक यंग जर्मन था जो अपने आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी वाली स्पीचेस, फायरी स्पीचेस से
ये बात करता था कि परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज। देखिए ये इसका बर्थ तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो हम लोगों ने अभी देखा ना, ये वाला ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, इसका बर्थ तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, बट इसके जो पूर्वज थे वो लोग जर्मन थे, और ये जर्मन भाषा भी बोलता था, और ये जर्मनी का नेशनल एंथम भी गाता था भैया। चलिए इतना सोच सही है कि ये जर्मन भाषा बोलता था क्योंकि इसके एंसेस्टर जर्मन थे और इसका बचपन से ये जर्मन भाषा बोलते हुए आया था। तो फिर प्लस ये मानता है कि डॉइचलैंड यानी जर्मन भाषा में, डॉइच भाषा में, मतलब जर्मनी को जर्मनी नहीं कहते, उसको डॉइचलैंड कहते हैं। तो ये कहता था कि डॉइचलैंड जो है ना, यानी जर्मनी जो है ना, वो बहुत ग्रेट है, और इसने आगे चल के इतनी ये जर्मनी को इतना ग्रेट मानता था, इसने जर्मन आर्मी भी ज्वाइन कर ली भाई साहब, इसने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली, इसने जर्मन आर्मी तक ज्वाइन कर ली। ओके, इसने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली, और फिर ये डॉइचलैंड यानी जर्मनी का ही नेशनल एंथम भी गाता था, बहुत नेशनलिस्ट था। बाय बर्थ ये ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, इतना भी मत दिमाग लगाइए, बट ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ये यूरोप में है, मैंने आपको दिखा दिया। और ये मतलब डॉइचलैंड का यानी जर्मनी का नेशनल एंथम भी गाता था, ये चीज है। और ये जर्मन सुप्रीमेसी की बात करता था और ज्यूज को मारने की। देखिए उससे था क्या ना, ये देखिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो कहता था कि जो ज्यूज है ना, यानी जो जुडाइज्म में विश्वास रखते हैं, इजराइल वाला, वो लोग बहुत ही ज्यादा पैसे अपने पास स्टोर करके रखे, और जर्मन भाषा तो बोलते हैं, बाय बर्थ तो जर्मन है, बट वो लोग एक्चुअली जर्मन्स नहीं है, वो लोग जर्मन लोगों को जॉब नहीं देते, अपना केवल ज्यूज ही ज्यूज हैं, और फिर उन्हीं के वही सब पैसा इकट्ठा करके मोटे हुए पड़े। ये इसकी आइडियोलॉजी थी, और ये आर्यन रेस को सबसे सुपीरियर मानता था, जैसा कि लिखा है जर्मन सुप्रीमेसी, कि जर्मन सी तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, उनके अलावा तो कोई ग्रेट ही नहीं है, ये चीज मानता था। जर्मन नेशनलिज्म यानी ये जर्मनी का बड़ा देशभक्त था, और ये ऐसी चीजें कह रहा था और फिर फायरी स्पीचेस दे रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो लोगों को चाहिए भी था, वो उसने ये किया। आपने सुना होगा कि जब ये जर्मन आर्मी में था, इसने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी, और फिर इसने बाद में एक फ्रेंच सोल्जर ने इसके ऊपर जब बंदूक तानी हुई थी, तब इसने मतलब उसने तो जाने दिया एडोल्फ हिटलर को, तब इसके मुंह से कुछ ऐसी दिखती थी, कुछ इस टाइप की। ओके, लेकिन फिर इसने अपनी मूछें बदल के ऐसे कर लिया, पता नहीं क्यों, जो भी है, मतलब मजाक किया, सॉरी मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी सी बेकार है। तो फिर ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, आप ऐसा कुछ देखेंगे। तो फिर ये पूरे जर्मनी में, थ्रू आउट जर्मनी ये पॉपुलर हो गया क्योंकि ये फायरी स्पीचेस दे रहा था। और देखिए अगर कोई हारते है ना, लोगों को अगर वापस जॉब चाहिए, वापस पैसे चाहिए, तो वो लोग कुछ भी करेंगे, इसका मतलब इसके लिए। ओके, समझ रहे हैं आप? तो फिर ये ऐसा कुछ होता है, जर्मन नेशनलिज्म अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलेक्शंस भी जीत जाते हैं 1931 में, और ये अपना एक टाइटल रख देता है। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, रशिया में प्रेसिडेंट होता है, चाइना में भी प्रेसिडेंट होता है, यूएस में प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर जैसे यूके में प्राइम मिनिस्टर होता है, यूनाइटेड किंगडम यूके, तो वैसे ही जर्मनी में चांसलर होता है आज के समय। उस टाइम भी चांसलर था, बस इसने अपना टाइटल रखा था फ्यूरर का। ओके, इसने फ्यूरर ऑफ जर्मनी, इसने अपना टाइटल रखा। इसने देखिए फिर से कह रहा हूँ, मैं 1000 बार कहूंगा कि इतना वाला जो पार्ट ये लिखा है ना, प्लीज इसको एग्जाम में मत लिख के आइएगा, मत लिख के आना, प्लीज मत लिख के आना। देखिए ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है कि इसने सच में अपने देखिए मेरी हैंडराइटिंग तो वैसे बहुत माशाल्लाह है, लेकिन सॉफ्टवेयर की गलती है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि इसने अपने ही आदमी को भेजा था क्या, राइक्सटाग मतलब भारत का जैसे संसद होता है, तो वैसे ही वहां का ये जर्मन पार्लियामेंट था। ओके, तो ये जर्मन पार्लियामेंट में आग लग जाती है। देखिए मेरी गलती नहीं है, बस सॉफ्टवेयर की गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, है ना। तो फिर राइक्सटाग में आग लग जाती है और फिर ऐसा कुछ होता है। ओके, तो फिर आप ऐसा कुछ देखेंगे। अभी तक ये कंट्रोवर्शियल है कि
किसी ने अपने आदमी को भेजा था। देखिए सॉरी माय बैड, होता क्या है ना कि राइक्सटाग यानी जैसे हमारा भारत का संसद होता है, वहां पे राइक्सटाग है, अभी भी राइक्सटाग है, तो वहां पे एक आग लग जाती है, कंट्रोवर्शियल आग, मिस्टीरियस आग लग जाती है, जिसको ये कहता है कि पोलैंड के लोग, पॉलिश लोगों ने, शू पॉलिश नहीं, मतलब पोलैंड के लोगों को और पोलैंड की भाषा को कहते हैं पॉलिश। तो पॉलिश टेरर अटैक है और इसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। क्या किया? इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और मतलब इसके पास तो सबसे ज्यादा पावर आ गई, सारी पावर इसके हाथ में। ये चीज होती है राइक्सटाग चलते हुए। और ये आज के टाइम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जर्मनी का फ्लैग है। तो फिर ये उस टाइम राइक्सटाग इस तरीके से जल रहा था, और आप जैसा कि देख सकते हैं आज का राइक्सटाग ये। आफ्टर बिकमिंग द फ्यूरर, आप देखिए जैसे वहाँ पे एक थोड़ी सी आर नहीं था, ये सही है आर, ये वाली क्या, ये वाली स्पेलिंग सही है, FUHRER आप इसमें लिख सकते हैं, और यू के ऊपर 2 डॉट लगा लीजिएगा, वो बन जाएगा। जैसे मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो फिर इस टाइप से आप लिख लीजिएगा, यू के ऊपर 2 डॉट लगा लीजिएगा। तो फिर फ्यूरर बन के इसने मतलब 1931 में फ्यूरर बना, और 1932-33 में इसने आग लगवा दी। आग लगवाई या फिर पोलैंड का सच में कुछ टेरर अटैक हुआ था, कोई नहीं जानता, अभी तक ही कंट्रोवर्शियल है। अब देखिए मैं तो ये सब देने वाला था लास्ट में, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको मैंने यहीं पे दे दिया, कोई बात नहीं। आप अभी तो इसको मत लिखिएगा, लेकिन हिदेकी तोजो जापान में आता है इस टाइम। ये देखिए जैसा कि आप कई लोग देख रहे हैं, नोटिस भी कर रहे होंगे, पहले ही देख लेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं कि ये इसकी मिलिट्री यूनिफॉर्म है, और ये सच में मिलिट्री का जनरल था, मिलिट्री का ये चीफ था भैया। बाद में इसने खुद को प्राइम मिनिस्टर बना लिया, किसका? जापान का। इसने खुद को बना लिया जापान का प्राइम मिनिस्टर। और ये वैसे तो था जापान का आर्मी जनरल। एडोल्फ हिटलर बन जाता है जर्मनी में फ्यूरर, मतलब चीफ बन जाता है, वहां का पावर में आ जाता है, और वो था फासिस्ट। बेनितो मुसोलिनी इटली में आता है, वो था फासिस्ट। और फिर फ्रांसिस्को फ्रैंको आ जाता है स्पेन में, वो था फासिस्ट। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये फासिस्ट क्या है, फासिस्ट फासिस्ट फासिस्ट, ये चल क्या रहा है। देखिए हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जिसको कहते हैं फासिज्म। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, बस अभी आप याद रख लीजिए। देखिए ये चलिए ये 3 तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो फ्रांसिस्को फ्रैंको है ना, फ्रांस वाला, मतलब सॉरी स्पेन वाला, माय बैड, ये जो स्पेन में आता है पावर में, फासिस्ट था ये भी। एक आइडियोलॉजी में विश्वास रखता था, एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। तो फिर इसका वर्ल्ड वॉर 2 से कोई रिलेशन नहीं है, बट तब भी आप याद रख सकते हैं कि ये फासिस्ट था, बट इसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 से। देखिए हिटलर और मुसोलिनी का ना बहुत भाईचारा था, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। क्यों? इन दोनों के सिमिलर आइडियाज से भैया, तभी तो दोस्ती होगी। इन दोनों की बड़ी दोस्ती थी। ये भी फासिस्ट, ये भी फासिस्ट। ये मुसोलिनी कहता था कल्चरल सुपीरियरिटी, इटालियन कल्चर से तो भाई साहब कुछ ज्यादा अच्छा है ही नहीं दुनिया में, ये कहता था। और जर्मनी में हिटलर क्या कहता था? भाई साहब आर्यन रेस से तो कोई ज्यादा अच्छी रेस ही नहीं है दुनिया में। इन दोनों के बहुत ही सिमिलर आइडियाज थे, सुपीरियरिटी की बात करते थे। अब देखिए फासिज्म नाम की जो आइडियोलॉजी है, ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म के एकदम विपरीत है। अगर आप ये अगर एग्जाम्पल लें कि जैसे एक रोड है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म ऐसे जा रहे हैं, ये कम्युनिज्म है और ये सोशलिज्म है, तो फिर ये भाई साहब उल्टा चल के आ रहे थे। इतनी विपरीत आइडियोलॉजी थी इनकी। These both are opposite ideas। अब यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे। पहले ये जान लीजिए कि लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है। वैसे तो सब लोग जानते ही होंगे। ये होता था फ्रांस में स्टेट जनरल। अब देखिए स्टेट जनरल जिन लोगों को नहीं पता, फ्रांस में 3 स्टेट होती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण भी था कि यहाँ लेफ्ट साइड में जो बैठते थे, यहाँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बैठते थे कॉमन जनता, जो लोग चाहते थे चेंज। राइट साइड में फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ये थर्ड स्टेट थी, यहाँ पे थर्ड स्टेट बैठते थे जो कॉमन पीपल था, और यहाँ पे बैठते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट। ये लोग किंग को बड़ा अच्छा मानते थे, और किंग के बड़े ये कंजर्वेटिव थे और रूढ़ीवादी थे, क्योंकि ये लोग तो अपने में ही खुश थे।
और ये थर्ड स्टेट वाले किंग को नहीं चाहते थे, और कुछ चाहते तो थे बट थोड़ा सा चेंज चाहते थे। ये लोग चेंज के लिए थे। एल फॉर चेंज, सॉरी एल फॉर लायन होता है बट एल फॉर चेंज अभी याद रखिए। राइट, आर फॉर कंजर्वेटिव्स, एल फॉर चेंज, आर फॉर कंजर्वेटिव। ये अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिए, सॉरी इसमें ऐसे ही याद रखने के लिए एल एल से आप याद रख लीजिए मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन एल से आप याद रख लीजिए चेंज, और राइट से आप याद रख लीजिए नो चेंजर्स। और चेंजर्स और नो चेंजर्स आप ये याद रख सकते हैं। तो ये देखिए बीच में ये आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी, इसको कहते हैं सेंटर। ये मैं भी यही चाहता हूँ कि सेंटर आइडियोलॉजी, कोई सेंटर आइडियोलॉजी आपकी भी होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए सेंटर आइडियोलॉजी, ना इधर के ना उधर के। लेफ्ट में, लेफ्ट से आप थोड़ा सा इधर चलें, यहाँ पे आपको मिलेगा लिबरलिज्म, जो यूएस वगैरह का रहता है, एकदम एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। और बीच में जो ये सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी है, इसके बीच में जो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा सोशलिज्म, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सोशलिज्म, लिबरलिज्म। यहाँ एकदम यहाँ पे आएगा कम्युनिज्म। यहाँ सेंटर और एकदम एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में आप ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएगा कंजर्वेटिज्म, और यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ राइट साइड में, एकदम राइट साइड में फासिज्म। ओके सॉरी, ये आपको ये दिख रहा होगा, सॉफ्टवेयर की गलती है, ये फासिज्म। ओके तो ये आपको कुछ समझना पड़ेगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कम्युनिज्म के, सॉरी पेन का चल, तो कम्युनिज्म और आपका ये फासिज्म एकदम विपरीत आइडियोलॉजीज हैं, एकदम कोई एक एकदम राइट में, एक एकदम लेफ्ट में, सॉरी, तो फिर एक एकदम लेफ्ट में, एक एकदम राइट पे। अब इटली में मुसोलिनी कैसे आया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है अपना मुसोलिनी, एक फासिस्ट सल्यूट देते हुए, राइटिस्ट सल्यूट। तो फिर इटली में, इटली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था वर्ल्ड वॉर 1 में। ओके बेसिकली हुआ क्या ना कि इसको प्रॉमिस किया गया था इटली को कि आप बस हमारा, मतलब जर्मनी कह रहा था कि भाई तुम हमारा साथ दो, तुम तो हमारे पड़ोसी हो यार, हमारा साथ दे दो, हम तुम्हें अगर वॉर जीत जाएंगे तो फिर हम तुम्हें बहुत, हम तुम्हें लैंड दे देंगे, पैसे दे देंगे, बहुत कुछ देंगे, बस तुम हमारा साथ दे दो। इसने बोला ठीक है। फिर जब ये जो एलाइड पावर्स थी ना, या फिर एंटोंते पावर्स, ये यूके, रशियन एम्पायर, फ्रांस और यूएस वाले, इन लोगों ने बोला अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम, अरे हम तो तुम्हें अफ्रीका में लैंड दे देंगे, हम तो तुम्हें प्रॉमिस कर रहे हैं, तुम बस उनका साथ मत दो, पैसे देंगे तुम्हें लैंड देंगे, बस सिंपल। और फिर जो इटली की गवर्नमेंट थी उसको बड़ा अच्छा लगा, ये इटली के लोगों को भी अच्छा लगा। उन लोगों ने बोला नहीं नहीं भैया, हम तो देंगे किसका साथ, एंटोंते पावर्स या फिर एलाइड पावर्स, यानी यूके, रशियन एम्पायर और फ्रांस और यूएस का। तो फिर ये चीज होती है कुछ। अब हुआ क्या कि 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है और फिर यहाँ पे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पर इटली के पीएम तो जाते हैं, ना रिस्पेक्ट मिलती है, ना गिफ्ट मिलता है, ना प्राइज मिलता है, कुछ नहीं मिलता, बस बेइज्जती हो जाती है, साइड कॉर्नर कर दिया जाता है। और इनको, और जब ये पूछते हैं कि सर आपने कुछ प्रॉमिस किया था कि आप हमें लैंड देंगे, हमने कब ऐसा बोला, तुम तो ऐसे बोले आ रहे हो, ऐसे ही आ जाते हैं, हमने कुछ ऐसा तो बोला नहीं, प्रॉमिस तो किया नहीं, हमने कब ऐसा बोला, बेइज्जती हो जाती है। इटली में संपूर्ण इटली में डिबेट शुरू हो जाती है कि हमने क्या अपने सोल्जर्स जो गवाए जर्मनी के सामने, और फिर जो भी हुआ ये सब, जो हम लोगों ने एलाइड पावर्स या फिर एंटोंते पावर्स का साथ दिया, फायदा क्या हुआ हमें। तो वैसे डिबेट चलने लगती है और इटालियन फासिस्ट पार्टी की नींव रखी जाती है 1920 में। यानी ये क्या कहा मैंने, क्या कहा, एकदम एक्सट्रीमिस्ट राइट आइडियोलॉजी है। एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ ये सब कुछ, सॉरी। तो फिर ये एकदम इटालियन फासिस्ट पार्टी है, यानी एकदम एक्सट्रीमिस्ट राइट में, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है 1920 में। तो 1921 में क्या होता है ना, मुसोलिनी ने एक मार्च स्टार्ट कर दी रोम के लिए। रोम क्या है, रोम बेसिकली इटली की राजधानी है। तो फिर रोम के लिए इसने मार्च शुरू कर दी, चढ़ाई कर दी, अपनी आर्मी के साथ नहीं, लेकिन ऐसे ही इसने मार्च करना शुरू कर दिया, जैसे डांडी मार्च हुआ था
उस टाइप की आइडियोलॉजी नहीं थी गांधी जी की तरह, लेकिन ऐसा कुछ इसने मार्च किया। किंग ऑफ इटली, और ये पॉपुलर भी हो गया लोगों के बीच में। तो इस जो किंग ऑफ इटली थे उन्होंने मुसोलिनी को पीएम ऑफ इटली के रूप में इन्होंने बोला कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, आप बन जाओ इटली के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने बोला ओके, बट मिनिस्टर इनको पसंद नहीं करते थे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था वो इनको पसंद नहीं करता था कि भैया तुम कैसे लीडर हो, आते जाते तो है नहीं, फासिस्ट आइडियोलॉजी, अरे तुम जो मिनिस्टर थे उनको ये अच्छा आदमी नहीं लगता था। इसने बोला नहीं अच्छा लगता तो मैं क्या करूं, खुद देख लो। चले देखते हैं, इलेक्शंस करवाए इसने कि अगर मैं इलेक्शंस जीत जाता हूँ इसका मतलब लोग चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ, और अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर तुम लोग जीत जाओगे, मैं विड्रॉ कर लूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली के रूप से। और ऑब्वियसली जैसी बात है, ये जीत भी जाता है इलेक्शंस अपने। 1925 में मुसोलिनी जो था उसने एक फेमस स्पीच दी जिसको कहते हैं जनवरी स्पीच। इसने ये बोला कि आई वांट मेक इटली प्राउड अगेन। इसने प्राउड अगेन की बात कर दी भैया। वहां पे हिटलर क्या कह रहा है, याद आ रहा है? हिटलर ने कहा आई वांट मेक आर्यंस ग्रेट अगेन, प्राउड अगेन, आई वांट मेक जर्मनी प्राउड अगेन। इसने बोला आई वांट मेक इटली प्राउड अगेन। कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, अब समझ आया क्यों इनकी दोस्ती थी। And in his speech, he declared that all the parties, सारी की सारी पार्टी जो भी इटली में है ना, सबके सब डिसबैंड करो भैया, भागो यहाँ से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। केवल इसकी पार्टी खड़ी रहेगी और कोई भी पार्टी होगी उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तुम्हें फोर्सफुली जेल में डाला जाएगा और तुम्हें डिसबैंड करवा लिया जाएगा, और जितने भी तुम्हारे लीडर्स होंगे उन सबको अरेस्ट कर दिया जाएगा और तुम्हारी पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 1929 में जो चर्च था वेटिकन में, जो पोप वगैरह थे, तो पोप ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब यही है लीडर ऑफ इटली। सॉरी माय बैड। तो कुछ ऐसा आप देखेंगे, इसको इन लोगों ने लीडर ऑफ इटली डिक्लेयर करवा दिया। अब जर्मनी में हिटलर के राइज से पहले क्या चल रहा था? हिटलर तो हम लोगों ने जान लिया क्यों राइज हुआ, चल क्या रहा था ये हिटलर में, मतलब ये जर्मनी में। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई लोगों को सोशलिज्म अच्छा लगता था, कई लोगों को नहीं अच्छा लगता था। कई लोगों को जो डेमोक्रेसी थी वो अच्छी लगती थी, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती थी डेमोक्रेसी। जो लोग चाहते थे उनको फ्री कॉपी भी कहा जाता है, तो फिर आप ये लिख लीजिएगा। तो फिर कुछ को डेमोक्रेसी चाहिए थी, कुछ को सोशलिज्म चाहिए था, कुछ को नहीं चाहिए था, कुछ को नहीं चाहिए था। जो किंग ऑफ इटली थे, अभी किंग ऑफ इटली हटा दीजिए वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि जर्मन एम्पायर तो हट गया कि तो फिर काय का किंग ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के जो राजा थे ना, जर्मनी के जो राजा थे उन्होंने जर्मनी के लिए लोन लेना शुरू कर दिया। जो एलाइड कंट्रीज से, यानी जो यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया ने तो बीच में 1917 में विड्रॉ कर लिया था। जैसा कि आपको याद होगा कि अक्टूबर रेवोल्यूशन हो रही थी वहाँ, तो फिर अप्रैल थीसिस आपको याद होंगी लेनिन की, कि जैसे उसने बोला था कि वॉर खत्म करो भैया। कहाँ पर? वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी से ये वॉर से विड्रॉ करो, रशियन एम्पायर को करना चाहिए, तो फिर उसने विड्रॉ कर लिया था। तो आप रशियन एम्पायर तो नहीं देखेंगे, लेकिन यूके, यूएस, फ्रांस आप इसमें देखेंगे। और इसमें भी मेनली वो यूएस से लोन ले रहे थे। अब इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो लोन के बजाय तो फिर इंटरेस्ट में क्या देंगे, तो ये लोग इंटरेस्ट के रूप में गोल्ड देना इन्होंने शुरू कर दिया। और इन्होंने, लेकिन फ्रांस ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत इनके जो गोल्ड रिजर्व थे वो भी छीन लिए। तो इन लोगों ने प्रिंट करना शुरू कर दिया नोट। अब आपको पता होगा कि जब ज़्यादा नोट प्रिंट होते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती है, और मैं इन्फ्लेशन पे अलग से इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके आऊँगा, लेकिन अब यही आप जान लीजिए कि इसने प्रिंट करने शुरू कर दिए नोट्स। और इससे पहले तो था 1 USD 24,000 नाक्स, अब हो गया ये 1 USD, ज़्यादा नहीं हुआ, बस 9 करोड़ नाक्स। समझ रहे हैं? 9 करोड़ नाक्स। हमारे 80 रुपए, 1 USD 80 रुपए हो जाए तो लोगों की हवा टाइट हो जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, 1 USD 9 करोड़ नाक्स। समझ रहे हैं? लोगों को पूरे बैग भर के नोटों के साथ ले जाना पड़ता था, केवल एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए, 1 लोफ ऑफ ब्रेड के लिए पूरा भर के ले जाना पड़ रहा है। और इसी की वजह से इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन तो एक चीज होती है, हाइपर इन्फ्लेशन आने लगा।
अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई, और फिर हाइपर इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई, यानी हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, बहुत बुरी कंडीशंस हो गई थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी, और तभी आ जाता है ग्रेट डिप्रेशन। मेनली ये लोग यूएस से लेते थे लोन्स, और यूएस की हालत खराब हो जाती है 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से। बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था ना कि जितना भी लोगों के पास पैसा बचा नहीं था, स्टॉक मार्केट यूएस का क्रैश कर गया था। अब यूएस तो भैया पहले पहले ऐसा करके पैसे दे रहा था, फेक फेक के पैसे दे रहा था, अब उसको वापस उठा उठा के जमीन से लेने पड़ रहे थे लोन अब यूएस को खुद ही लोन लेना पड़ रहा है, तो फिर वो दूसरों को क्या लोन देगा। साथ ही साथ जर्मनी का भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, लोगों के पास रहता नहीं है पैसा। यूएस को नाउ यूएस इटसेल्फ हैड टू टेक लोन्स, यूएस को खुद ही लोन्स लेने पड़ रहे थे। अब हिटलर ने ये मौका देखा और इसने अपनी फायरी स्पीचेस देना शुरू कर दिया, आग लगा दी वाली स्पीचेस। आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक बच्चा है यूएस का, यूएस की कंडीशन कह रहा हूँ कि यूएस की कंडीशन है, जर्मनी की नहीं है। प्लीज गिव माय डैड अ जॉब, मेरे फादर को एक जॉब दीजिए। एक मदर जिसने बोर्ड लगाया जो रो रही है, 4 children for sale, inquire within। एक फैमिली जो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जूझ रही है, लोग ऐसे करके टांगे टांगे घूम रहे हैं बोर्ड्स कि मुझे जॉब चाहिए, मैंने तुम लोगों को इलेक्ट किया था सरकार में कि मुझे मैंने जॉब के लिए इलेक्ट किया था, फालतू में सड़कों पे टहलाने के लिए नहीं। लंबी लंबी कतारें लग जाती है कोई भी नॉर्मल सी थिंग लेने के लिए। ये हालत आ गई थी यूएस की। जर्मनी की क्या हालत रही होगी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी 1919 वाली, जिसमें एलाइड पावर्स ने जर्मनी को ह्यूमिलिएट कर दिया था, और जर्मनी ने सफर किया था, सॉरी माय बैड, जर्मनी ने पीस में ज्यादा सफर किया था एज कंपेयर टू वॉर। उसको पीस में ज्यादा सफर करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू वॉर। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई। The lands that were promised to be given to Italy and Japan by the allied countries were denied. This led to the debates in Italy and Japan. जापान को भी यही प्रॉमिस किया गया था, भैया बस तुम एक्सिस पावर्स का या फिर कहा जाए तो फिर सेंट्रल पावर्स का साथ मत दो, हम तुम्हें अच्छा खासा लैंड दे देंगे, साउथ ईस्ट एशिया दे देंगे, चाइना दे देंगे। बट वो भी सच नहीं हुआ। World War I led to the rise of many countries as major powers like the US, the UK, France, Japan. इन सब कंट्रीज का आप कह सकते हैं कि राइज होने लगा, इन लोग का उत्थान होने लगा। किसकी वजह से? केवल और केवल वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे प्री वॉर इवेंट्स की, ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तभी हम लोगों को एक बार देखना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले चल क्या रहा था। स्पेनिश सिविल वॉर, इटालियन इन्वेजन ऑफ एथियोपिया, जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, सोवियत जापानीज वॉर, मोलोटोव-रिबेंट्रोप पैक्ट। अब देखिए इटली ने अटैक कर दिया एथियोपिया को। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये एथियोपिया के सोल्जर्स हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं ये बंदूक है उन लोगों के हाथ में, और आप समझ ही पा रहे होंगे किसकी तरफ दौड़ रहे हैं, इटालियन फोर्सेस की तरफ। इटली का राज था एरिट्रिया में। एरिट्रिया उस टाइम एक कॉलोनी था, अब तो एक आज़ाद कंट्री है जहाँ पे तानाशाही चल रही है। तो ये एरिट्रिया है, और यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे सोमालिया नाम का अब तो कंट्री है। तो फिर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये है सोमालीलैंड। अब तो ब्रिटिश सोमालिया और इटालियन सोमालीलैंड को मिला के एक नई कंट्री है जिसको कहते हैं सोमालिया। बट अब यहाँ ब्रिटिश सोमालिया साइड में अब बात चल रही है कि सोमालीलैंड अब बनना चाहिए नाम का कंट्री। मुसोलिनी ने अटैक कर दिया यहाँ पे, ये इटालियन टेरिटरीज थी एरिट्रिया और सोमालीलैंड। इन्होंने एरिट्रिया से और सोमालीलैंड से अटैक कर दिया, कहाँ पर? इथियोपिया में। और यहाँ पे जल्दी फ्लैग लहराने लगा इटली का। जर्मनी ने इन्वेड कर दिया राइनलैंड को। राइनलैंड उससे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत छीन लिया गया था, और अब हिटलर अपने सपनों की ओर बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि यूके का इसमें इनडायरेक्ट सपोर्ट था हिटलर के प्रति। लंदन बिना कहे, यानी यूके बिना कहे सपोर्ट कर रहा था हिटलर को। तब तक उसने कोई पैक्ट साइन नहीं किया था, लेकिन वो लोग शांति प्रिय साथ में रह रहे थे। और फिर अब इस हिटलर के नाजिज़म का सपना अब धीरे धीरे हम लोगों को उभरता हुआ देखने का आ रहा है। ये जर्मन सोल्जर्स जो मार्च कर रहे हैं राइनलैंड में, और यहाँ पे ये राइनलैंड की जनता है।
जापान ने इन्वेड कर दिया मंचूरियन को नहीं, मंचूरिया को। मंचूरियन एक खाने की डिश है, तो फिर अभी लार ना टपकाए, क्लास करने के बाद लार टपकाए, लेकिन अभी सर्विसेज में चले जाइए, फिर लार टपका लिए, जितनी टपका लीजिएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ मंचूरिया है, यहाँ पर जापान ने अटैक कर दिया 1931 में। तो चाइना में चल क्या रहा था, देख सकते हैं कि ये पहले तो चाइना का ही पार्ट था 1931 के समय, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, चाइना में क्या चल रहा था। अब जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना हुआ, जापान ने इन्वेड तो किया मंचूरिया को, लेकिन ये मंचूरिया चाइना का पार्ट था, तो फिर चाइना के सुनते हैं कि चाइना में क्या चल रहा था। 1911 में चाइना में एक QUING वाली डायनेस्टी थी। अब आधे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इसी में कि ये QUING वाली क्या डायनेस्टी आ गई। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये किंग डायनेस्टी नाम से किंग डायनेस्टी थी, उसका फॉल हो जाता है, वो टूट जाती है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये जो थोड़े से क्लियर नहीं है, तो फिर बहुत ही क्लियर नहीं है, थोड़ी सी नहीं, तो फिर ये ऐसा कुछ आप देखेंगे कि यहाँ पे भीषण युद्ध हो जाता है, सिविल वॉर हो जाता है, और यहाँ पे दो पार्टी इस समय लड़ रही थी, कुओमिंटांग पार्टी और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी। कुओमिंटांग पार्टी की फाउंडेशन रखी गई थी 1894 में होनोलुलु यूएस में, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी 1922 में फाउंडेशन रखी गई थी चाइना में। चाइना में जो कुओमिंटांग पार्टी थी उसके लीडर थे चिंग काई शेक, अब जैसा कि देख सकते हैं मिलिट्री यूनिफॉर्म में चिंग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP के नेता थे माओ जेडोंग। इनके बीच में होती है भीषण सिविल वॉर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तोपे हैं, सोल्जर्स हैं, सिविल वॉर चल रही है। और आप खासकर आप टैंक्स भी देख सकते हो उस टाइम के, आज के T-72 T-30 टैंक्स आप कंपेयर करें तो उस टाइम के टैंक कैसे दिखते होंगे। ये है हमारे चिंग काई शेक, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये अभी नेता थे यहाँ पे कुओमिंटांग पार्टी के। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये होता है। देखिए, जब भी जापान अटैक करता था ना चाइना के ऊपर, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं चाइना, तो चाइना पे जब भी जापान अटैक करता था तब आप कुछ ऐसा देखेंगे, दोनों भाई सब साथ में आ गए, सब दोनों भाई भाई आपको कुछ इस टाइप की फोटो दिखेगी, माओ जेडोंग और चिंग काई शेक साथ साथ, कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना साथ साथ। फिर से मैं आपको एक बार कह दूं, देखिए, जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना जब भी होता था, कई लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, तो जब भी जापान अटैक करता था ना, ये जब भी जापान अटैक करता था चाइना के ऊपर, तब आपको ये दोनों साथ में आ जाते थे और ये लोग साथ में लड़ते थे जापानी फोर्सेस के खिलाफ। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का हाँ यहाँ से रिलेशन है, बट अभी उस पर डेप्थ में ना जाइए, अभी पहले World War II कंप्लीट कर लीजिए। जापान ने इन्वेड किया चाइना को, आप जैसा कि देख सकते हैं हिडेकी तोजो है, ये लोग मार रहे हैं चाइनीज को, और ये यहाँ पे कुछ चाइनीज बैठे होंगे, और फिर ये जापानीज फोर्सेस है, ये डिस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे आप जापानीज फ्लैग भी देख पा रहे होंगे, और ये सब चाइनीज लोग हैं जिन लोगों को फ्यूचर ये सरेंडर कर दिया, जापानीज सोल्जर अभी इन लोगों को मार भी देंगे। ये जापान ने चाइना पे इन्वेजन कर दिया। आई होप आपको ये जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना समझ में आ गया होगा। प्री वॉर इवेंट्स में से एक और था कि जर्मनी ने सो कॉल्ड पीसफुली एनेक्स कर लिया ऑस्ट्रिया को, जहाँ अपने बर्थ प्लेस पे ही हथिया लिया। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रिया की सड़कों पे और ऑस्ट्रिया की बिल्डिंग्स पे ऐसा कुछ आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नाजी फ्लैग्स लगे हैं, यहाँ पे परेडें निकाली जा रही है कि जो नाजी फोर्सेज है, और ये कुछ ही टाइम बाद एडोल्फ हिटलर को भी यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, अब देखिए मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट था क्या। जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा, मोलोटोव एक रशियन नाम है और रिबेंट्रॉप एक जर्मन नाम है। 23 अगस्त 1939 को ये ट्रीटी साइन होती है। इट वाज साइंड जस्ट बिफोर द इन्वेजन ऑफ पोलैंड। देखिए, डेट्स की एक सिग्निफिकेंस होती है यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे होंगे 23 अगस्त 1939, उसी साल कहा जाए तो फिर 7 दिन बाद 1 सितंबर
1939 को पोलैंड के ऊपर इन्वेजन हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सोवियत यूनियन के उस टाइम के लीडर जोसेफ स्टालिन और ये है रिबेनट्रॉप। तो ये 23 अगस्त 1939 की चीज। अब देखिए क्या होता है। नाजी जर्मनी ये कह रहे हैं सोवियत यूनियन को, हम दोनों भाई हैं, ये मेरा भाई है और मैं इसका भाई हूँ। इन दोनों ने क्या कर लिया, मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट साइन कर लिया, जिससे ये दोनों भाई भाई हो गए। अब देखिए एक और चीज देखिए, नॉन एग्रेशन पैक्ट है ये। नॉन एग्रेशन पैक्ट का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ना सोवियत यूनियन नाजियों के ऊपर अटैक करेगा, ना नाजी सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक करेंगे, और ये अब दोनों बन गए भाई भाई। यहाँ पे अब कुछ ही साल के बाद 2-3 साल बाद आप यहाँ पे देखेंगे, हम दोनों दुश्मन हैं, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसका दुश्मन हूँ। 1941 में हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ये यहीं पे रहते हैं। अब एडोल्फ हिटलर अपने फुल मूड पे आ गया, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर है तेरा हिटलर ने अब आ गया ये एटीट्यूड में। ओके, इसने बोला मैं तो आग लगा दूंगा, पोलैंड को जीत लूंगा, सबको जीत लूंगा। इसने जर्मनी को जो वापस ग्रेट बनाने का सपना लिया था, अब ये उसमें लग गया। हिटलर इन्वेड्स पोलैंड। पोलैंड ने सरेंडर कर दिया यूएसएसआर और नाजी जर्मनी को केवल 1 महीने के युद्ध के बाद। समझ पा रहे हैं? नाजियों को और यूएसएसआर। अब आप बोलेंगे यूएसएसआर ये क्या हुआ? पोलैंड देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे आप पोलैंड देख पा रहे हैं? पोलैंड को इन लोगों ने आधा सोवियत यूनियन ने अटैक कर दिया, आधा कर लिया नाजी जर्मनी ने। मैंने बोला था ना, ये दोनों अभी के लिए तो भाई भाई हैं, कुछ ही टाइम में आपको ये थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा कोर्स ऑफ वॉर, लेकिन अभी ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन कुछ ही टाइम आपको, तो फिर इन दोनों ने भाई भाई कर लिया ना, 7 दिन पहले भाई पर अपना भाईचारा कर लिया ना। अब देखिए 7 दिन बाद क्या होता है, भाईचारा निभाते हुए उन्होंने आधा आधा जीत लिया पोलैंड को, आधा सोवियत यूनियन का, आधा हो गया नाजी जर्मनी का। पोलैंड के लोग और पोलैंड की गवर्नमेंट और पोलैंड आदमी उदास हो गया, और नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन सनग्लासेस पहन के गोवा वाले बीच पे गोवा वाले बीच पे नहीं, सॉरी मजाक किया था। ये लोग यहाँ बाल्टिक सी में ऐसे करके मजाक करते हुए बीच पे टहलने लगे। अब एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन बन गए भाई भाई। ओके, अब एक दुख की बात है, नाजियों ने जहां पे भी गए वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार किया, चाहे वो ज्यूइश के साथ हो, चाहे वो रोमा के साथ हो, चाहे वो किसी के भी साथ हो, जिप्सीज के साथ, उन लोगों ने अत्याचार किया। और पोलैंड के भी लोगों का अत्याचार होता है और लोगों को जबरदस्ती कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला जाता है और मारा जाता है बेरहम तरीके से। अब आधे लोग बोल रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हुआ, अभी तक तो भाई थे, एकदम से 1941 में दुश्मन कैसे बन गए? यहाँ पे हेनरी किसिंजर की एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे अमेरिका हटा के वर्ल्ड लिख दीजिए, आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी। वर्ल्ड हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। उस टाइम इंटरेस्ट क्या थे जर्मनी के, क्या थे कि वो उस टाइम सोवियत यूनियन से दोस्ती बना ले। इस टाइम जर्मनी के इंटरेस्ट में क्या था, सोवियत यूनियन को अपना सोवियत यूनियन पे अटैक कर दे। और अब देखिए, जब ब्रिटेन और फ्रांस के दोस्त यानी पोलैंड के ऊपर अटैक करता है जर्मनी, तो इन लोगों को गुस्सा आ जाता है और इन लोगों ने धावा बोल दिया जर्मनी के ऊपर। फ्रेंच सोल्जर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स है, फ्रेंच सोल्जर्स है, सब घुस गए जर्मनी में, सब घुस गए, वॉर शुरू हो गई, धड़ाधड़ लड़ाइयाँ चल रही है। बट थामा थोड़ा सा सब्र रखिए, 6 हफ्ते चलेगी ये वॉर, और 6 हफ्ते के बाद आपको कुछ ऐसा नजारा दिखेगा। हिटलर, उस टाइम सेल्फी तो होती नहीं थी,
लेकिन आईफिल टावर के बगल में खड़े होके हिटलर फोटो खिंचवा रहा है। क्यों खिंचवा रहा है? भाई साहब हिटलर जीत गया, हिटलर ने फ्रांस को हरा दिया, फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। ये फ्रेंच आर्मी जनरल है, ये भी एक फ्रेंच आर्मी जनरल है। हाँ, जैसा कि देख पा रहे होंगे ये सब जर्मन है, ये जर्मन है, ये जर्मन है, ये जर्मन है और ये भी जर्मन है। ये लोग नाजी जर्मनी का फ्लैग लहरा रहे हैं। किसके ऊपर भैया? फ्रांस के ऊपर, पेरिस के ऊपर। France surrenders to Germany in just 6 weeks of fighting on 25th of June 1940। अब देख डेट लिख दीजिए, 25th of June 1940 को इन लोगों ने कब्जा कर लिया। एकदम ग्रैंड एंट्री चल रही है हिटलर की। हिटलर और बाकी सब उसके आर्मी जनरल सब टहल रहे हैं वहां फ्रांस में। समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं कि क्या पावर आ गई है हिटलर के हाथ में, कितना पावरफुल हो गया है। फ्रांस के लोग बहुत उदास हुए, फ्रांस के लोगों को दर्द झेलना पड़ा। नाजिज्म आ गया फ्रांस में और फ्रांस का आप इतना पार्ट देख पा रहे होंगे, इतना पार्ट पूरा जीत लिया हिटलर ने। केवल जितना ये व्हाइट वाला पोर्शन है यही बचा है अब फ्रांस के हाथ में। यहाँ तक कि उसकी राजधानी पेरिस देख पा रहे हैं आप। सॉरी एक बार क्लियर कर दूं, कौन देख पा रहा होगा। पेरिस तक को वो जीत गए नाजी। समझ रहे हैं? अब फ्रांस के लोगों के मुंह से क्या निकल रहा है? फ्रांस से मुंह से क्या निकल रहा है? भैया मेरे मुंह से निकल गई थी, मेरी जुबान टूट गई थी, फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। अब आगे क्या होता है? जापान के जो एम्परर थे हिरोहितो और ये थे, अब देखिए ये सब तो हो गया यूरोप में क्या चल रहा था। अब जापान की तो कुछ कहानी थी ना, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या बम गिराए गए। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये हिदेकी तोजो है और ये एम्परर हिरोहितो, ये वहां के राजा थे। कहाँ के? जापान के। ये थे मिलिट्री चीफ, मिलिट्री चीफ। सॉरी मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरी गलती नहीं है हैंडराइटिंग की, ये है सॉफ्टवेयर की गलती। तो ये थे राजा और ये थे मिलिट्री चीफ। राजा नहीं चाहता था कि वॉर हो, राजा चाहता था कि वॉर ना हो, वॉर ना हो, वॉर ना हो। मिलिट्री चीफ चाहता था कि वॉर एकदम बिंदास हो, बिंदास हो, बिंदास हो, बिंदास हो। सॉरी मुझे पता नहीं कि ये अभी शॉपकीपर्स को, मतलब ये ठेले वालों को अभी यहीं पे आना था। सॉरी अगर आपको डिस्टरबेंस आ रहा हो। तो फिर एक्चुअली होता क्या है ना कि हिरोहितो चाहता था कि वॉर हो, बट एम्परर मतलब एम्परर हिरोहितो चाहते थे कि वॉर ना हो। बट हिदेकी तोजो जो मिलिट्री चीफ था, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, वो चाहता था कि वॉर हो। तो पर्ल हार्बर जो था यूएस का एक मिलिट्री कैंप था, नेवल बेस था, वहां पे इन लोगों ने अटैक कर दिया अपनी फौज के साथ और अपने एयरक्राफ्ट के साथ। जापान ने, जर्मनी स्टार्टेड अटैकिंग द शिप्स फ्रॉम द यूएस फॉर। अब देखिए हमेशा की तरह ये यूरोप वाले यानी यूके और फ्रांस भागते हुए गए। अरे सर हमारी तो जबान टूट गई थी, यूएस जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 के समय तुमसे भीख मांगी थी युद्ध सपोर्ट के लिए, हम भी अब तुमसे फिर से भीख मांग रहे हैं कि हमें प्लीज सपोर्ट कर दो। यूएस ने बोला चलो ठीक है। इसने शिप्स में भर भर के अटलांटिक ओशियन से यूके और फ्रांस को सप्लाईज भेजना शुरू कर दिया। हिटलर ने ये देखा ये अभी तक तो एकदम इनकी जबान टूट गई थी, एकदम से इन लोगों के पास पावर कहाँ से आने लगी, ये लोग वापस पावरफुल कैसे होने लगे, वापस ओवर पावर कैसे करने लगे। इन लोगों ने, उन लोगों को गुस्सा आ गई, जर्मनी को गुस्सा आ गया, इन लोगों ने अटैक कर दिया। इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया जो यूएस की शिप्स थी सप्लाईज के लिए। अब यूएस ने बोला कि भैया मुझे गुस्सा लग रही है। फिर पर्ल हार्बर पे भी अटैक हो गया, तो यूएस ने बोला कि मैं अब आ रहा हूँ वॉर में। यूएस ने ये बोला मैं झुकेगा नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 में वो एंटर हो गया दिसंबर 1941 में। 1941 में एक और चीज होती है, 22 जून 1941 को क्या होता है, नाजी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबारोसा, देखिए बारबारोसा है किस वैसे मैंने इस साइड बनाई तो फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, सॉरी सॉरी माफ कर। तो फिर ऑपरेशन बारबारोसा के तहत यूएसएसआर के ऊपर नाजी जर्मनी ने अटैक कर दिया। मैंने क्या बोला था, ये मैं इस हम दोनों भाई हैं, ये मेरा भाई और मैं इसका भाई हूँ, ये कुछ ही टाइम में दुश्मन में बदल जाएंगे। ये एग्जैक्ट मोमेंट है, ये फोटोग्राफ जो है जब फॉरेन मिनिस्टर ने आके स्टालिन के कान में बताया था कि सर
आपका जो पुराना दोस्त है उसने हमारे ही ऊपर अटैक कर दिया है, हमारी बॉर्डर के अंदर आ गया है। अब जर्मनी घुसता चला रहा है, उसको क्या पता था, उसको बस एटीट्यूड है। फिर स्टालिनग्राड नाम का शहर था, एक स्टालिन के नाम पे एक स्टालिनग्राड नाम का शहर बसाया गया था। ग्राड का मतलब होता है सिटी, और स्टालिन के नाम पे ही रखा गया था। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड वाज द ब्लडीएस्ट बैटल इन दी वर्ल्ड वॉर 2। सॉरी, ब्लडीएस्ट बैटल था ये वर्ल्ड वॉर 2 का, with an estimated with an estimated 2 million total casualties, also known as the turning point of the World War II। अगर जर्मनी, और पता है ये ईगो की वॉर थी। ये आप स्टालिनग्राड का जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, वहाँ पे कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है, जो एक बनी हुई है स्टैचूज। और फिर ये एक भीषण युद्ध होता है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक नाजी सोल्जर है, यहाँ पे नाजिज्म का साइन भी है। तो फिर ये होता है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड वाज अ वॉर फॉर ईगो। देखिए, जर्मनी यहाँ से घुसता चला आ रहा था, और फिर हिटलर के जो साथी थे ना, हिटलर के जो जनरल से, उन्होंने बोला सर यहाँ जॉर्जिया देख रहे हो, आर्मेनिया देख रहे हो, अजरबैजान देख रहे हो, यहाँ पे ना ऑयल फील्ड्स है, यहाँ पे बहुत भर भर के ऑयल तेल है, आप यहाँ पे नीचे चले जाओ, हमारे टैंक के लिए मिल जाएगा, जितना ऑयल चाहिए होगा मिल जाएगा, हम बस इसको और उड़ा देंगे सोवियत यूनियन को। और देख सकते हैं मॉस्को ज्यादा दूर नहीं था जर्मनी से, पूरे सीज ऑफ मॉस्को हो गया था, सारी मिलिट्री आके यहीं पे बस गई थी कि भैया बस कुछ ना हो जाए। ये लेनिनग्राड देख पा रहे हैं, लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड, ये सब लोग एक्सप्लोज हो गए। स्टालिनग्राड, हिटलर ने बोला नहीं भैया मुझे अभी ऑयल नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, मैं पहले ही स्टालिनग्राड लड़ूंगा। स्टालिनग्राड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी, और यहाँ से रिवर वोल्गो का भी फ्लो होता है। तो उसने ये बोला कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि स्टालिनग्राड नाम ही है इसका, तो कितनी बेइज्जती होगी, ईगो सारा चला जाएगा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा स्टालिन के ऊपर से। बस उसने ये चीज सोची और हो गई। अब हुआ भीषण वॉर, और ये वॉर जो था चमाट, मतलब सॉरी चमाट तो नहीं, तमाचा था, एकदम कस के तमाचा था ये हिटलर के ऊपर स्टालिन का। इसमें हिटलर बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, और फिर सोवियत यूनियन आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। इधर से यूएस, यूके और फ्रांस आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और ये लोग पहुंच जाते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, और यहाँ पे जर्मनी सरेंडर कर देता है। हिटलर शॉट हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ एवा ब्राउन आफ्टर 40 आवर्स ऑफ मैरिज। केवल शादी के 40 घंटे हुए थे, बस फिर सरेंडर कर दिया, और मतलब हिटलर ने खुद को गोली मार दी और अपनी वाइफ को। अभी तक तो ये भी कंट्रोवर्शियल है कि वो मरा भी था कि नहीं, क्योंकि कई सारे नाजी आर्टिफैक्ट्स अर्जेंटीना से मिले, तो फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि अर्जेंटीना में शायद वो चला गया हो, क्योंकि कई सारे नाजी फौजी भी और जनरल्स भी और जो नाजी लीडर्स है वो लोग अर्जेंटीना भाग गए थे। हिटलर डेड सेज नाजीज wanted for murder, for kidnapping, for theft and for arson। हिटलर डेड, सोल्जर एलाइड सोल्जर्स रीड करे हिटलर डेड, हिटलर डेड, हिटलर डेड, हिटलर डेड, ये चीज होती है। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कुछ ऐसा दिखता था, वर्ल्ड वॉर 2 के अपने 1941 में कुछ ऐसा दिखता था, पूरे मैक्सिमम यूरोप पे कब्जा कर लेता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ ऐसा दिखता है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पोलैंड के वापस ले लिया, पोलैंड को वापस दे दिया गया, सोवियत यूनियन ने अपना कालिनिनग्राड ले लिया, ये ईस्ट साइड जो था जर्मनी का ये ले लिया, ये ब्रिटिश सेक्टर बन गया इस साइड वाला, ये फ्रेंच सेक्टर बन गया, और ये यूएस का सेक्टर बन गया। इतना पार्ट जो था बाद में चल के कोल्ड वॉर के मतलब 1949 में इतना पार्ट बना दिया जाता है वेस्ट जर्मनी, इतना पार्ट बना दिया जाता है ईस्ट जर्मनी। यहाँ ईस्ट जर्मनी में आता है कम्युनिज्म, और वेस्ट जर्मनी में आता है कैपिटलिज्म, ये चीज आप देखेंगे। अब जापान का क्या हुआ, जापान भी तो लड़ रहा था ना, पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। देखिए हिदेकी तोजा था, और फिर धीरे धीरे वो भी हारने लगता है। हिदेकी तोजो ने ना खुद को गोली मार दी, उसको तुरंत एलाइड फोर्सेस जैसी आई इसके पास, इन लोगों ने इसकी बॉडी देखी जिसपे गोली का निशान था, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, बचाने के लिए नहीं, इसको बचा के मरवाने के लिए। जब ये बच जाते तो फिर इसके ऊपर ट्रायल्स चलाए जाते हैं कोर्ट में, और फिर बाद में हैंगमैन्स नोज टेक्स टोजो को मार दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया,
और उसके जितने भी बचे हुए जो रिमेन्स थे उन सबको फेंक के आया गया कहाँ पर, समुद्र के बीच में, ताकि लोगों को अगर वापस इसके रिमेन्स मिल जाए तो फिर ये इसको भगवान की तरह ट्रीट ना करने लगे। 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए थे इंपीरियल जापान के ऊपर, नागासाकी और हिरोशिमा में। देखिए हिदेकी तोजो की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराए जाते हैं नागासाकी और हिरोशिमा। द लिटिल बॉय और द फैट मैन के नाम से बम गिराए जाते हैं इन दोनों शहरों के ऊपर। जापान सरेंडर्स, वर्ल्ड वॉर 2 एंड्स। आप यहाँ पे ये आदमी को देख पा रहे हैं, कौन है ये आदमी, क्या आप याद कर सकते हैं? अच्छा, इंडिया का आखिरी वाइसरॉय कौन था? आखिरी वाइसरॉय जो ब्रिटिश था, आखिरी वाइसरॉय वो कौन था? आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? अगर आप ये कह रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन, आप सही है। लॉर्ड माउंटबेटन है ये, और ये एक ही फोटो है। ये तो जापान जब सरेंडर पेपर साइन करा था तब का है। तो फिर ये लॉर्ड माउंटबेटन है और इनको काम दिया गया था सरेंडर करवाने का। फिर 2 ही साल बाद ये इंडिया आ जाते हैं, फिर इंडिया को पार्टीशन करके जाते हैं। कि देखिए तो जो देखिए ये जो बम गिरवाए जाते हैं ना, इसी के बाद इसको अरेस्ट किया जाता है, ट्रायल चलाए जाते हैं, फिर इसको मार दिया जाता है। वॉर जब हार जाते हैं, जब सरेंडर हो जाते हैं, कि देखिए तोजो को मार दिया गया। एंड दैट इज द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ रहे एंड मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे साथ थे, एंड थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, स्टे सेफ।